बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधेरी रात का सन्नाटा था और मैं अलीशा के कमरे में दबे कदमों दाखिल हुई। मेरे हाथ में वो छोटी सी शीशी थी जिसके शफाफ कतरों में मेरे ख्वाबों की ताबीर छुपी थी। मैंने झुककर उस मासूम के सोए हुए चेहरे को देखा। अचानक मुझे लगा जैसे पीछे गैलरी में किसी के कदमों की चाप हुई है। मैं साकत रह गई। क्या वकार साहब जाग गए थे? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर फर्श पर एक सफेद कागज का टुकड़ा पड़ा था जिस पर जिल्ली हरूफ में लिखा था, तख्त का रास्ता कांटों से भरा होता है। अभी तुम जिस साए से डर रही हो वो तुम्हारा अपना माजी है। याद रखना, हिसाब किताब का वक्त करीब है। मेरे हाथ काम गए। वो खत किसने रखा? उस घर में मेरे और उन बाप बेटी के सिवा कोई न था। फिर ये चौथा कौन था जो मेरे इरादों से वाकिफ था? मैंने जल्दी से वो कागज मुट्ठी में भींच लिया। सस्पेंस और खौफ की एक लहर मेरे बदन में दौड़ गई, मगर जायदाद की हवस ने मेरे कदम जमाए रखे। ये राज क्या था? ये खत किसने लिखा? ये मैं बाद में सोचती। फिलहाल मुझे अपना काम मुकम्मल करना था। मेरा नाम रिमशा है और मैं अपने हुस्न पर बहुत नाज करती थी। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई मुतवसत और गरीब तबके से था, जहाँ ख्वाहिश हिमालय जैसी बुलंद और वसाइल किसी गहरी खाई की तरह कम थे। मेरे वालिद एक प्राइवेट फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करते थे। उनकी वर्दी के पैबंद मेरी आंखों में चुभते थे। मेरी माँ लोगों के कपड़े सीकर घर का पहिया घुमाती थी। मेरा छोटा भाई आवारागर्दी में वक्त ज़ाया करता था। उसे स्कूल भेजने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। हम बहन भाइयों को कभी पेट भरकर खाना मिलता तो कभी फाकों की नौबत आ जाती। मैं बचपन से ही अपनी इस गुर्बत से नफरत करती थी। जब मैं टूटे हुए शीशे में खुद को देखती तो सोचती कि खुदा ने मुझे महलों की रानी बनने के लिए पैदा किया है, इस गंदी बस्ती की तीरों तारीख गलियों में मरने के लिए नहीं। एक दिन माँ ने मुझे पास बिठाकर वही पुरानी नसीहत की, बेटा, चादर देखकर पाँव फैलाते हैं। ये हसरतें इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मैंने झुंझुलाकर अपना हाथ छुड़ाया और तलखी से कहा, माँ, मैं आपकी तरह सारी जिंदगी सिलाई मशीन की आवाज़ में अपनी आरजुओं का गला नहीं घोंट सकती। मुझे ये चादर छोटी पड़ती है। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहाँ महरूमियाँ ना हो। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे पाँव ज़मीन पर नहीं है रिमशा। याद रखना, जो शॉर्टकट ढूंढते हैं वो अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। मगर मुझे उनकी बातें जहर लगती थी। मैंने तहैया कर लिया था कि मैं इस चक्की से बाहर निकलूंगी। मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए थी जहाँ गाड़ियाँ हों, आलीशान बंगले हों, नौकर चाकर मेरे इशारे पर नाचे। मेरी ये तड़प तब पूरी होती नजर आई जब मैंने शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में सेल्स गर्ल्स की जॉब शुरू की। वहाँ मेरी मुलाकात वकार साहब से हुई। वकार साहब नफीस लिबास में मलबूस बावकार शख्सियत के मालिक थे। वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, तकरीबन 50 के लगभग। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और वो शहर के एक माने हुए बिजनेसमैन थे। जब वो पहली बार काउंटर पर आए तो मैंने भांप लिया कि ये वो सुनहरा मौका है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मुझे उनकी उम्र से कोई गर्ज नहीं थी। मुझे सिर्फ उनके हाथ की महंगी घड़ी और बाहर खड़ी चमचमाती गाड़ी नजर आ रही थी। मैंने बहुत चालाकी और मासूमियत के लिबादे में उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करना शुरू किया। वो तन्हा थे, उन्हें एक हमदर्द साथी की ज़रूरत थी और मैंने उस ज़रूरत को पूरा करने का ड्रामा बखूबी किया। कुछ ही अरसे में वकार साहब मुझ पर फरीफ्ता हो गए। जब उन्होंने शादी की बात की तो मेरे वालिद ने मुझे सख्ती से रोका। रिमशा, वो तुम्हारे बाप की उम्र का है, लोग क्या कहेंगे? उन्होंने कर्ब से कहा। मैंने तीखे लहजे में जवाब दिया, लोग तब कहाँ थे जब हम भूखे सोते थे। अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। मैंने घर वालों से लड़ झगड़ कर तमाम समाजी बंधन तोड़कर वकार साहब से शादी कर ली। मैं दुल्हन बनकर जब उस आलीशान महलनुमा घर में दाखिल हुई तो मुझे लगा जैसे मैंने पूरी दुनिया फतह कर ली है। मैंने फख्र से घर की दर दीवार को देखा और सोचा कि अब इस सल्तनत की मलिका मैं हूँ। वकार साहब की सारी दौलत, ये जायदाद, ये सब अब मेरे इशारे पर होगा। लेकिन मेरी ये खुशफहमी शादी के अगले ही दिन दम तोड़ गई जब नाश्ते की मेज़ पर वकार साहब ने मेरा तारुफ अपनी 15 साला बेटी अलिशबा से करवाया। अलिशबा की आंखों में अपने लिए बेगानगी देखकर मुझे एहसास हुआ कि इस घर में मेरा मुकाबला किसी बूढ़े से नहीं बल्कि उस लड़की से है जो इस सल्तनत की असल वारिस थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज की सुनहरी रोशनी उस आलीशान कमरे के रेशमी और महंगे पर्दों को चीर कर अंदर आ रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी सुबह नहीं देखी थी। मैंने मखमली बिस्तर पर लेटे हुए मुस्कुराकर अपने हाथ देखे। अब उन पर आटे की खुशकी, सालन के दाग या सिलाई मशीन की धूल नहीं थी, बल्कि हीरे की अंगूठियां मेरी उंगलियों में चमक रही थी। मैंने एक गहरी सांस दी और अपने आप से कहा, रिमशा, अब तुम इस महल की मलिका हो। अब कोई तुम्हें गरीब नहीं कहेगा। मैं बड़े गुरूर के साथ नाश्ते की मेज पर पहुंची तो देखा बावर्ची खाने से लेकर डाइनिंग हॉल तक नौकर चाकर दौड़ रहे थे। मैंने कुर्सी संभाली और एक मुलाजिम को रोबदार आवाज में पुकारा, सुनो, इधर आओ, मेरे लिए ताज़ा जूस
और स्पेशल ऑमलेट लाओ। उस मुलाजिम ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर बड़े माजरत खाना अंदाज में सर झुकाकर बोला, बेगम साहिबा, मैं बेहद माफी चाहता हूँ, मगर अभी आपका नाश्ता नहीं आ सकता। पहले अलिशबा बीबी का नाश्ता तैयार होकर उनके कमरे में जाएगा। वकार साहब का सख्त हुक्म है कि जब तक बीबी नाश्ता ना कर लें, किचन से कोई और चीज बाहर नहीं जाएगी। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। एक आम से मुलाजिम की ये जुर्रत कि वो मुझे मना करे। मैंने मेज पर हाथ मारा और चिल्लाई, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इस घर की मालकिन हूँ। क्या मुझे अब तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी? बेटी, गुस्सा नहीं करते, अभी तो तुम्हारा इस घर में पहला दिन है। पीछे से वकार साहब की धीमी मगर पुरस्सर आवाज आई। वो अलिशबा का हाथ थामे मुस्कुराते हुए मेज की तरफ आ रहे थे। वकार साहब ने अलिशबा को कुर्सी पर बिठाया और मेरी तरफ देखकर बोले, रिमशा, अलिशबा इस घर की रौनक है। इसकी खुशी और आराम हम सबकी अव्वलीन तरजीह है। इस घर का हर मुलाजिम अलिशबा की मर्जी के बगैर सांस भी नहीं लेता। मैंने दांत पीसते हुए अपनी आना को जब्त किया और जबरदस्ती एक झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। मेरा वो मतलब नहीं था वकार साहब, बस जरा भूख लगी थी तो गुस्सा आ गया। वकार साहब ने अलिशबा के सर पर हाथ फेरा और कुर्सी संभालते हुए बोले, अलिशबा को बचपन से आदत है कि हम सब मिलकर दिन का आगाज करें। क्यों बेटा? अलिशबा ने मासूमियत से सर हिलाया और मेरी तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी, मगर मुझे उसकी वो मासूमियत अपनी हार और अपनी तौहीन लग रही थी। पूरे नाश्ते के दौरान वकार साहब का तमाम तर ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर था। वो खुद अपने हाथों से उसे निवाले तोड़ तोड़ कर दे रहे थे, उसके स्कूल की छोटी छोटी बातें सुन रहे थे और कहकहे लगा रहे थे, जैसे मेरा इस मेज पर कोई वजूद ही ना हो। मैं वहां बैठी सिर्फ एक तमाशाई बनकर रह गई थी। शाम को जब वो दफ्तर से वापस आए तो मैंने सोचा कि अब वक्त है कि मैं अपनी पोजीशन और जायदाद में अपने हिस्से को वाजे करूं। मैं वकार साहब के कमरे में गई जहां वो कुछ फाइलें देख रहे थे। मैंने बड़े प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखा। वकार साहब, ये घर, ये गाड़ियां, ये मुलाजिम, माशाअल्लाह सब कितना शानदार है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ने मुझे कितना नवाजा है। मैंने उनके हाथ थामते हुए बात आगे बढ़ाई। मैं सोच रही थी कि हमें अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कुछ नई इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाने चाहिए। आखिर इस जायदाद को बढ़ाना भी तो हमारा ही काम है ना? वकार साहब ने एक गहरी सांस दी, फाइल बंद की और मेरी तरफ देखकर एक ऐसी मुस्कुराहट दी जिसमें दुख छुपा था। रिमशा, शायद तुम कुछ गलत समझ रही हो। ये सब कुछ जितना नजर आता है असल में वैसा नहीं है। ये घर, ये फैक्ट्रियां, ये बैंक बैलेंस, ये सब मेरी मेहनत का समर नहीं बल्कि अलिशबा की माँ की विरासत है। मैं तो सिर्फ इस सल्तनत का एक आर्जी निगहबान हूँ। मेरा दिल जोर से धड़का जैसे किसी ने मेरे सीने पर हथौड़ा मारा हो। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आप मालिक नहीं हैं? वो कुर्सी से उठे और खिड़की की तरफ देखते हुए बोले, मतलब ये कि कानूनी तौर पर मैं इन चीजों का मालिक नहीं बन सकता। अलिशबा की माँ ने मरने से पहले एक वसीयत की थी कि जिस दिन अलिशबा 18 साल की हो वही इस सल्तनत की असल और वाहिद मालकिन होगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा जहन सुन हो गया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं जिस सोने की कान को अपना समझ कर आई थी उसकी कुंजी तो उस 15 साल लड़की के हाथ में थी जो मेरी नजरों में सिर्फ एक रुकावट थी। मेरा मतलब है, कल को हम अपनी औलाद के बारे में सोचे तो। मैंने लड़खड़ाती जबान से आखिरी पत्ता खेला। वकार साहब ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और इत्मीनान से बोले, रिमशा, तुम्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमारे पास रहने को एक घर है और मेरी एक पेंशन भी होगी जो हमारे गुजर बसर के लिए काफी होगी। लेकिन जहां तक जायदाद का ताल्लुक है, अलिशबा का हक सिर्फ उसे ही मिलेगा। वो इतने सुकून से ये कहकर चले गए जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कल को खाली हाथ हो जाएंगे। मैं अपने कमरे में आई तो गुस्से, हसद और लालच ने मुझे पागल कर दिया। मैंने आईने में अपना अक्स देखा और गुस्से से चीख उठी, तो क्या मैं फिर से उसी गुर्बत के दलदल में जाऊंगी, उन टूटी हुई दीवारों और फाकों की जिंदगी में? नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। अगर अलिशबा ही सब कुछ है तो फिर मुझे उसका हल निकालना होगा। मैं बेड की तरफ मुड़ी तो मेरी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़े एक छोटे से गुलदान पर पड़ी जो सुबह वहां नहीं था। उसमें एक छोटी सी चिट लगी थी जिस पर जिल्ली हरूफ में लिखा था, सांप जब अपनी केचली बदलता है तो जहरीला ही रहता है। तुमने भी अभी सिर्फ महल की चमक देखी है, इस महल के तहखाने की तारीकी अभी बाकी है। मेरा रंग जर्द पड़ गया और हाथ कांपने लगे। ये कौन था जो साए की तरह मेरा ताक़ुब कर रहा था? इस पूरे घर में मेरा कोई दुश्मन नहीं था। मैं तो अभी नई नई आई थी, फिर ये पुरस्कार पैगामात कहाँ से आ रहे थे? क्या कोई ऐसा था जो मेरी नीयत की तहों को भांप चुका था? खौफ की एक लहर मेरे बदन में दौड़ गई, मगर जायदाद छिन जाने का डर उस खौफ से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो पुरस्कार चिटें मेरे आसाब पर सवार थीं, मगर मेरे अंदर की हवस उन सबसे ज्यादा ताकतवर निकली। मैंने सोचा कि जो कोई भी है
मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे सामने अब सिर्फ एक ही मकसद था, ये जायदाद। अगर वकार साहब को कुछ हो गया तो मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, और अगर ये लड़की 18 साल की हो गई तो मैं उसके रहमो करम पर होंगी। मैंने आईने में अपने आप से बात करते हुए कहा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि कांटा भी निकल जाए और किसी को शक भी ना हो। शैतान मेरे दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैंने अपने चेहरे पर ममता का लिबादा ओढ़ा और अलिशबा के कमरे की तरफ चल दी। वो वहां बैठी किताब पढ़ रही थी। अलिशबा बेटा, क्या कर रही हो? मैंने अपनी आवाज में बला की मिठास पैदा करते हुए पूछा। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। कुछ नहीं छोटी अम्मी, बस पढ़ाई कर रही थी। मैंने सोचा कि अब हम अपनी दूरियों को खत्म करें। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी सगी माँ की तरह समझो। मैंने उसके करीब बैठकर उसके बाल संवारते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। वाकई मुझे हमेशा एक माँ की कमी महसूस होती थी, अब नहीं होगी। अब तुम्हारी हर जरूरत, तुम्हारी सेहत, सब जिम्मेदारी मेरी है। मैंने उसे गले लगाते हुए सोचा कि ये मासूम कितनी आसानी से मेरे जाल में फंस रही है। शाम को जब वकार साहब घर आए तो मैंने अलिशबा को अपने हाथों से खाना खिलाया। वकार साहब ये देखकर निहाल हो गए। रिमशा, आज मैं बहुत खुश हूँ। वकार साहब ने जज्बात से मगलूब होकर कहा, तुमने अलिशबा को वो प्यार दिया जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। वकार साहब, ये अब मेरी भी बेटी है। मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है अलिशबा बहुत कमजोर हो रही है। मैंने उसके लिए कुछ खास ताकत की दवाएं और विटामिन मंगवाए हैं। मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। तुम जो बेहतर समझो वो करो। रिमशा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। वकार साहब ने इत्मीनान से कहा। वही एतमाद मेरी जीत थी। अगले ही दिन मैंने उस मखसूस माए की बोतल निकाली जिसका मैंने बंदोबस्त किया था। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो फौरन असर दिखाती, बल्कि ये वो केमिकल्स थे जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिस्म के अंदर अंदरूनी निज़ाम को मफलूज कर देते थे। मैंने जूस के गिलास में चंद कतरे मिलाए और अलिशबा के कमरे में गई। ये लो बेटा, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने मुस्कुराकर गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया मम्मा, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। उसने मुस्कुराकर वो गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया। उसके चेहरे की वो मासूम मुस्कुराहट देखकर एक लम्हे को मेरी रूह कांपी, मगर फिर मुझे वो बंगला और दौलत याद आ गई और मेरा दिल दोबारा पत्थर का हो गया। कुछ दिन गुजरे तो अलिशबा ने शिकायत की, मम्मा मुझे आज बहुत थकान महसूस हो रही है और पेट में भी हल्का दर्द है। कुछ नहीं होता बेटा, ये शायद मौसम की तब्दीली है। मैंने उसे तसल्ली दी और विटामिन की मिकदार थोड़ी और बढ़ा दी। हर रात को जब मैं अपने कमरे में आती तो बेड पर एक और लिफाफा रखा था। मैंने उसे खोला तो अंदर लिखा था, जिस जड़ को तुम काट रही हो वो इस घर की बुनियाद है। बुनियाद गिरी तो मलबा तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अभी भी वक्त है, रुक जाओ। मैंने वो कागज गुस्से से फाड़कर फेंक दिया। कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये जायदाद मेरी है और सिर्फ मेरी रहेगी। वक्त पर लगा कर उड़ रहा था। ये शायद मेरी ख्वाहिशात उसे महमीज दे रही थी। अलिशबा की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। उसके चेहरे की शादाबी जर्दी में बदल चुकी थी और उसकी हंसी की जगह नकाहत भरी सिसकियों ने ले ली थी। एक सुबह वकार साहब बौखलाए हुए मेरे कमरे में आए। रिमशा, अलिशबा को क्या हुआ है? वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही। मैंने घबराहट का लिबादा ओढ़ा और तेजी से अलिशबा के कमरे की तरफ भागी। वो पीली पड़ी बिस्तर पर लेटी थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? मैंने उसका माथा चूमते हुए पूछा, जो पसीने से शराबूर था। मम्मा, बहुत बेचैनी हो रही है, मेरे अंदर जैसे कुछ टूट रहा है, उसने लरसती आवाज में कहा। वकार साहब ने फौरन शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को फोन किया। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब मुआयने के लिए पहुंच गए। उन्होंने अलिशबा के मुख्तलिफ टेस्ट किए और उसे गौर से देखा। वकार साहब कमरे के चक्कर लगा रहे थे, जबकि मैं एक कोने में खड़ी अपने नाखून चबा रही थी। खौफ से नहीं, बल्कि इस इंतजार में कि कब ये रुकावट हमेशा के लिए खत्म होगी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हुआ है? वकार साहब ने तड़प कर पूछा। डॉक्टर ने ऐनक उतार कर सोफे पर रखी और उलझन भरे लहजे में बोले, वकार साहब, बज़ाहिर तो इसे कोई बीमारी नहीं है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल के करीब है, लेकिन इसके आज़ा बहुत तेजी से कमजोर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसके जिस्म को अंदर ही अंदर से कोई चीज चाट रही है। तो इलाज क्या है? मैंने दरमियान में मुदाखलत की। हमें कुछ मजीद टेस्ट करने होंगे। फिलहाल मैं कुछ एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसकी खुराक का खास ख्याल रखें। इसे सिर्फ वही दें जो इसका मैदा बर्दाश्त कर सके। डॉक्टर साहब नुस्खा लिख कर चले गए। वकार साहब टूटे हुए लहजे में बोले, रिमशा, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ये मेरी आखिरी निशानी है। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। आप हिम्मत ना हारें वकार साहब, मैं हूं ना, मैं इसे अपने हाथों से शिफा दूंगी। आप आराम करें, मैं इसकी दवा का इंतजाम करती हूँ। मैं किचन में गई तो वहाँ नौकर काम कर रहे थे। मैंने उन्हें बाहर भेजा और वो मखसूस बोतल निकाली। मैंने गिलास में दवा डाली थी कि किचन की खिड़की पर दस्तक हुई। मैं उछल पड़ी।
बाहर देखा तो कोई नहीं था, मगर सिंक के पास एक काली पर्ची पड़ी थी। उस पर लिखा था, जो हाथ जिंदगी छीनते हैं वो कभी सुकून की रोटी नहीं तोड़ सकते। अलिशबा की हर सांस का हिसाब लिखा जा रहा है। मुड़कर देखो, तुम्हारा अंजाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मैंने फौरन वो पर्ची जला दी और सिंक के नीचे फेंक दी। ये कौन है जो मेरे पीछे पड़ा है? क्या वकार साहब है? नहीं, वो तो अपनी बेटी के गम में निठाल है। फिर कौन? मैंने वो ग्लास उठाया और अलिशबा के कमरे में पहुंची। वो नीम गुनूदगी में थी। बेटा, ये पी लो, डॉक्टर साहब ने भेजी है। मैंने प्यार से उसके सर के नीचे हाथ रखा। उसने आंखें खोली, उनमें मासूमियत और मुझ पर अंधा एतमाद था। मामा, आप कितनी अच्छी हैं। अब्बू कह रहे थे कि आप मेरी सगी मां नहीं हैं, लेकिन आप तो मुझे उनसे भी ज्यादा प्यार करती हैं। उसकी बात ने मेरे सीने में एक लम्हे के लिए खंजर की तरह काम किया, मगर जायदाद का तस्वुर उस एहसास पर गालिब आ गया। पी लो बेटा, बस थोड़ी देर और फिर सब ठीक हो जाएगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। उसने वो माया पी लिया और दोबारा सो गई। मैं उसे देखकर सोच रही थी कि अब बस चंद दिनों की बात है, फिर ये महल, ये दौलत और ये सल्तनत सिर्फ मेरी होगी। वकार साहब अब इतने कमजोर हो चुके थे कि उनसे अपनी बेटी की तकलीफ देखी ही नहीं जा रही थी। वो सारा दिन घर के अंदर या मुसल्ले पर गुजार देते, जबकि मैं अपने मकसद की आखिरी सीढ़ी चढ़ रही थी। कमरे में हब्स बढ़ता जा रहा था। यह शायद मेरे गुनाहों की घुटन थी। अलिशबा बमुश्किल ही अपनी आंखें खोल पाती थी। वकार साहब के चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियां अब गहरी हो चुकी थी और वो हर वक्त मुस्तरिब रहते थे। रिमशा, अब मुझसे ये देखा नहीं जाता, वकार साहब ने रूहान सी आवाज में कहा। मैंने फैसला किया है कि मैं अलिशबा को इलाज के लिए मुल्क से बाहर ले जाऊंगा। यहाँ के डॉक्टर्स तो मर्जी नहीं पहचान पा रहे। मेरा दिल धक से रह गया। अगर वो बाहर गई तो वहां के जदीद टेस्ट सब कुछ जाहिर कर देंगे। मेरा सारा मंसूबा मिट्टी में मिल जाएगा। वकार साहब होश के नाखून ले। मैंने उनके पास बैठकर बड़ी हमदर्दी से कहा, उसकी हालत देखें, क्या वो इतने लंबे सफर की ताब ला सकेगी? डॉक्टर्स ने कहा है कि उसे मुकम्मल आराम की जरूरत है। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, मगर मैं उसे यूं घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकता। वकार साहब ने सोफे पर सर रख दिया। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं दिन रात उसकी तीमारदारी कर रही हूँ। दुआ करें, अल्लाह करम करेगा। मैंने उन्हें तसल्ली दी, मगर अंदर से मैं सोच रही थी कि अब मुझे काम की रफ्तार बढ़ानी होगी, इससे पहले कि वकार साहब का सब्र जवाब दे जाए। मैं किचन में गई और वो शीशी निकाली। वो अब तकरीबन खत्म होने वाली थी। मैंने अलिशबा के लिए सूप तैयार किया और उसमें माए की आखिरी चंद बूंदें उंडेल दी। जब मैं ट्रे लेकर कमरे की तरफ जा रही थी तो कॉरिडोर के अंधेरे में मुझे कोई साया नजर आया। कौन है वहां? मैं चिल्लाई। जवाब में सिर्फ खामोशी थी। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ी तो वहां जमीन पर एक टूटा हुआ खिलौना पड़ा था। ये वही गुड़िया थी जो अलिशबा को बहुत पसंद थी। उसके गले में एक धागा बंधा था और उसके साथ ही एक रुक्का था। जिस मासूम की जिंदगी तुम छीन रही हो, उसकी आहें तुम्हारे महल की दीवारों में कैद हो रही हैं। जब ये दीवारें गिरेंगी तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वक्त खत्म हो रहा है। मेरा हाथ कांपने लगा और सूप का प्याला ट्रे में थोड़ा सा झलक गया। मैंने बदहवासी में वो रुक्का जेब में डाला और अलिशबा के कमरे में दाखिल हो गई। वकार साहब वहां नहीं थे। अलिशबा बेटा, उठो, सूप पी लो। मैंने उसे सहारा देकर बिस्तर पर बिठाया। उसने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। उसका चेहरा हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। कोई नहीं है बेटा, ये तुम्हारा वहम है। मैंने उसे चमचे से सूप पिलाना शुरू किया। मामा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? मैं चाहती हूँ कि मैं 18 साल की हूँ तो अब्बू को एक बहुत बड़ा तोहफा दूं। आपको पता है, मैंने उनके लिए एक वसीयत लिखी है, उसने लुकनत भरी आवाज में कहा। मेरा हाथ रुक गया। कैसी वसीयत? पता है, अब्बू कहते हैं कि सब मेरा है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद सब आपका और अब्बू का हो। उसकी आवाज डूबने लगी। मेरी आंखें चमक उठी। तो इसका मतलब है कि अगर वो मर जाएगी तो मैं मलिका बन जाऊंगी? मेरे लालच ने हमदर्दी के हर एहसास को कुचल दिया। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस ये खत्म करो। मैंने उसे पूरा सूप पिला दिया। वो दोबारा बिस्तर पर गिर गई और उसकी सांसें उखड़ने लगी। मैंने उसे तड़पते हुए देखा और खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। बाहर बरामदे में वकार साहब खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। रिमशा, क्या वो सो गई? उन्होंने पूछा। जी वकार साहब, वो आराम कर रही है, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। मुझे नहीं मालूम था कि वो रात इस घर की तारीख की सबसे भयानक रात साबित होने वाली थी। अलिशबा की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ी कि पूरा घर चीखों पुकार से गूंज उठा और अस्पताल ले जाने का वक्त भी ना मिला। वो मनहूस रात आ पहुंची थी जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था, मगर उसकी हैबत का अंदाजा मुझे नहीं था। आधी रात का वक्त था। पूरे घर में मौत जैसी खामोशी तारी थी कि अचानक अलिशबा के कमरे से एक दिल खराश चीख उभरी। मैं तेजी से वहां पहुंची। वकार साहब पहले ही वहां मौजूद थे।
और बदहवासी में अलिशबा को झंझोड़ रहे थे। अलिशबा, मेरी बच्ची, आंखें खोलो, देखो पापा यहाँ है। वो धाड़े मार मार कर रो रहे थे। अलिशबा का जिस्म अकड़ा हुआ था, उसकी आंखें छत की तरफ जमी थीं और वो सांस लेने के लिए मछली की तरह तड़प रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में लिया। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। वकार साहब, जल्दी करें, अस्पताल ले जाना होगा, मैंने ऊंची आवाज में कहा। हालांकि मैं जानती थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो मखसूस कतरे अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। डॉक्टर को फोन करो, रिमशा जल्दी करो। वकार साहब के हाथ कांप रहे थे कि वो फोन भी न उठा सके। मैंने फोन उठाया मगर जानबूझकर नंबर गलत मिलाया। वकार साहब, लाइन नहीं मिल रही। अलिशबा ने क्या आखिरी बार जोर से सांस दी। उसकी पुतलियां साकत हो गईं और उसका सर एक तरफ को ढलक गया। वो मेरी हाथों में दम तोड़ गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो चीखों से ज्यादा हौलनाक था। नहीं अलिशबा। वकार साहब उसकी लाश पर गिर पड़े और बच्चों की तरह बिलखने लगे। घर में कोहराम मच गया। मुलाजमी जमा हो गए, मोहल्ले वाले आ गए। मैंने भी अपने दुपट्टे से मुंह ढांप लिया और बैन करने लगी। मैं सबके सामने रो रही थी, अपनी छाती पीट रही थी, लेकिन मेरे अंदर का सुकून एक समंदर मौजूदन था। मेरी मंजिल मेरे सामने थी। अब इस सल्तनत का वाहिद वारिस मैं हूं। अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही। मैंने आंसू पोंछते हुए दिल दिल में सोचा। तदफीन के मराहिल तय पाए। कब्रिस्तान की मिट्टी जब अलिशबा के वजूद को छुपा रही थी तो वकार साहब वहां पत्थर की मूरत बने खड़े थे। उनकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे और वो एक ही दिन में बरसों बूढ़े लगने लगे थे। उनकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे और वो एक ही दिन में बरसों बूढ़े लगने लगे थे। मैं उनके करीब गई और उनके कंधे पर हाथ रखा। वकार साहब, हिम्मत करें, ये अल्लाह की मर्जी थी, मैंने भराई हुई आवाज में कहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खाली खाली नजरों से उस मिट्टी को देख रहे थे जो उनकी कुल कायनात को निकल चुकी थी। अगले 3 दिन घर में शोक का समा रहा। कुलखानी हुई, सोइम हुआ। इन 3 दिनों में वकार साहब ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। वो बस अपने कमरे में बंद रहते या अलिशबा की तस्वीर को तकते रहते। मैंने सोचा कि वो सदमे से टूट चुके हैं। अब कुछ अरसे बाद मैं प्यार से उन्हें मनाकर सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगी। तीसरे दिन की शाम मैं अपने कमरे में बैठी मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रही थी। मैंने सोचा कि अब इन पुराने फर्नीचर को बदल दूंगी, पूरी दुनिया की सैर करूंगी। अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वकार साहब खड़े थे। उनकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थी, मगर उनमें वो वीरानी नहीं थी जो पिछले 3 दिन से मैं देख रही थी, बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी। रिमशा, अपना सामान पैक कर लो, उन्होंने सपाट लहजे में कहा। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। सामान? क्यों वकार साहब, क्या हम कहीं बाहर जा रहे हैं? मैंने अपनी खुशी छुपाते हुए पूछा। मुझे लगा कि शायद वो अलिशबा की यादों से दूर जाने के लिए मुझे किसी नए और बड़े मुल्क या किसी दूसरे शहर के बंगले में ले जा रहे हैं। हाँ, हम ये घर छोड़ रहे हैं हमेशा के लिए। जल्दी करो, गाड़ी बाहर खड़ी है। वो इतना कहकर मुड़े और चले गए। मैंने जल्दी जल्दी अपने कीमती जेवरात, रेशमी कपड़े और वो सब कुछ समेटा जो मैंने इन चंद महीनों में इकट्ठा किया था। मैं सोच रही थी कि अब एक नई और पहले से भी ज्यादा शानदार जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे क्या मालूम था कि तकदीर का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी चंद लम्हों की दूरी पर है। मैंने अपना भारी बैग उठाया जिसमें मेरे ख्वाब, मेरे जेवरात और वो रेशमी लिबादे थे जो मैंने इस घर की मलिका बनकर पहने थे। वकार साहब खामोशी से सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रहे थे। उनके कदमों में वो पहले वाली आहट नहीं थी, बल्कि एक बोझलपन था। मैंने एक आखिरी बार उस आलीशान बंगले के दरो दीवार को देखा। वो फानूस, वो महंगे कालीन, वो सीढ़ियां जिन पर चढ़ते हुए मैंने सोचा था कि मैंने किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। जल्दी आओ रिमशा, वक्त कम है। वकार साहब की आवाज कॉरिडोर में गूंजी। हम गाड़ी में बैठे। वकार साहब को ड्राइविंग सीट पर थे। जैसे ही गाड़ी उस बड़े गेट से बाहर निकली, मुझे एक अजीब सी तसल्ली महसूस हुई। मैंने सोचा कि शायद वकार साहब अलिशबा के गम से इस कदर निठाल हैं कि वो इस शहर को ही छोड़ना चाहते हैं। वकार साहब, क्या हम किसी दूसरे शहर जा रहे हैं या शायद मुल्क से बाहर? मैंने मुस्कुराकर पूछा। मैंने सुना है दुबई बहुत खूबसूरत है, हम वहां जाकर अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वकार साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी नजरें सड़क पर जमी थी। गाड़ी शहर के पोश इलाके की चौड़ी सड़कों से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता तंग रास्तों की तरफ मुड़ने लगी। फ्लाईओवर्स के नीचे से गुजरते हुए मनासिर बदलने लगे। अब वहां बड़े बंगले नहीं, बल्कि छोटी छोटी दुकानें और पुरानी इमारतें थी। वकार साहब, ये रास्ता तो गलत है, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे लहजे में तशवीश उभरी। हम वहीं जा रहे हैं जहाँ हमारी जगह है, उन्होंने निहायत मुख्तसर जवाब दिया। गाड़ी अब शहर के एक ऐसे पसमानदा इलाके में दाखिल हो रही थी जहाँ गंदगी के ढेर थे और गलियों में सीवरेज का पानी बह रहा था। बदबू के भभूके मेरे नथनों से टकराए तो मैंने दुपट्टे से नाक ढांप ली। आखिरकार गाड़ी एक बोसीदा कच्ची बस्ती के सामने रुकी। सामने एक टूटी हुई दीवार वाला पुराना सा झोंपड़ी नुमा मकान था
जिसके दरवाजे का रंग उखड़ चुका था। वकार साहब ने गाड़ी रोकी और इंजन बंद कर दिया। उतरो, हम पहुंच गए, उन्होंने सर्द लहजे में कहा। मैं हैरान परेशान बाहर निकली। वकार साहब, क्या आपका दिमाग ठीक है? हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या ये किसी मुलाजिम का घर है? वकार साहब ने गाड़ी से मेरा बैग निकाला और उसे कच्ची जमीन पर पटक दिया। नहीं रिमशा, ये मेरा असल घर है। मैं शादी से पहले यहीं रहता था। मेरा सर चकराने लगा। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वो बंगला, वो गाड़ियाँ, वो फैक्ट्रियाँ, वो सब क्या था? वकार साहब मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़े हुए। उनकी आंखों में अब कोई वीरानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सच था जो मुझे अंदर तक काट देने वाला था। मैंने तुम्हें बताया था ना रिमशा, वो सब अलिशबा की माँ की। मेरा सर चकराने लगा। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वो बंगला, वो गाड़ियाँ, वो फैक्ट्रियाँ, वो सब क्या था? वकार साहब मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब कोई वीरानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सच था जो मुझे अंदर तक काट देने वाला था। मैंने तुम्हें बताया था ना रिमशा कि वो सब अलिशबा की माँ का था, वो धीरे से बोले। लेकिन मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई थी। उसकी वसीयत में एक बहुत सख्त शर्त लिखी थी। कैसी शर्त? मेरे हलक से बमुश्किल आवाज निकली। शर्त यह थी कि अगर अलिशबा 18 साल की उम्र तक पहुंचकर जायदाद संभाल ले तो सब उसका होगा, लेकिन अगर वो 18 साल की होने से पहले या शादी से पहले फौत हो जाए तो तमाम जायदाद, बैंक बैलेंस, गाड़ियां और फैक्ट्रियां उसी लम्हे एक चैरिटी ट्रस्ट यानी यतीम खाने के नाम मुंतकिल हो जाएंगी। वसीयत के मुताबिक ऐसी सूरत में मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरा रंग सफेद पड़ गया। क्या कह रहे हैं आप? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं सिर्फ एक निगहबान हूँ। वकार साहब की आवाज में एक अजीब सी काट थी। अलिशबा के मरते ही कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई थी। आज वो घर ट्रस्ट के हवाले हो चुका है। इस वक्त मेरे पास अब सिर्फ ये पुराना मकान बचा है जो मेरे वालिदैन का था, और मेरी वो मामूली सी पेंशन। मैं पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। मेरे कानों में साएं साएं होने लगी। मैंने जिस सोने की चिड़िया को मारा था, उसके मरते ही मेरे सोने का पिंजरा भी गायब हो गया था। मैंने अपनी लालच में अपनी ही कब्र खोद ली थी। तुमने समझा था कि अलिशबा के जाने से सब तुम्हारा हो जाएगा। वकार साहब ने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया और उनके हाथ में वही पुरस्कार चिट थी जो मुझे मिला करती थी। क्या तुम्हें लगता था कि ये खुतूत कोई भूत तुम्हें लिख रहा है? मेरा सांस रुक गया। तो वो खत आप लिख रहे थे? वकार साहब ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। हाँ रिमशा, मैंने तुम्हें हर कदम पर खबरदार किया था। मैं देखना चाहता था कि तुम किस हद तक जा सकती हो। हाँ, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी हवस की इंतहा कोई नहीं है। कच्ची बस्ती के इस पोसीदा गली में फैला अंधेरा मेरे वजूद को निकलने लगा था। मैं साकत खड़ी उस टूटी हुई दीवार वाले मकान को देख रही थी जो अब मेरा मुस्तकबिल था। वो बंगला, वो रेशमी पर्दे, वो नौकर चाकर, सब एक पल में हवा हो गए थे। मेरे हाथ में पकड़ा वो भारी बैग जिसमें मेरे कीमती लिबास थे, अब मुझे किसी पत्थर की तरह बोझल लग रहा था। वकार साहब, ये मजाक है ना? मैंने लरसती आवाज में पूछा। मेरी आंखों में अभी भी इनकार की एक रमक बाकी थी। आप मुझे डरा रहे हैं। वो सब कुछ यतीम खाने का कैसे हो सकता है? मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा हक कहाँ गया? वकार साहब ने एक सर्द आह भरी और मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। उनकी आंखों में वो शफकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी जिसके जाल में मैंने उन्हें फंसाया था। हक तो तब मिलता रिमशा जब तुमने हक अदा किया होता। मैंने तुम्हें पहले ही दिन कहा था कि मैं सिर्फ एक मुहाफिज हूँ। अलिशबा की माँ ने ये जायदाद मुझ पर भरोसे के लिए नहीं, बल्कि अलिशबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए छोड़ी थी। उसे मालूम था कि इस दुनिया में लालची शिकारी बहुत हैं, मगर मैंने तो उससे प्यार किया था। मैंने चीख कर कहा, हालांकि मेरी आवाज़ में सच्चाई की कोई रमक नहीं थी। खामोश हो जाओ रिमशा, अपनी ज़बान से प्यार का नाम मत लो। वकार साहब की आवाज़ में अब गरज पैदा हो गई। तुम क्या समझ रही थी कि तुम जो कुछ उस मासूम के साथ कर रही हो मुझे उसका इल्म नहीं होगा? मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। आप क्या कह रहे हैं? वकार साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी शीशी निकाली। चांद की मध्यम रोशनी उस शीशी में पड़ी तो मेरा रंग फक हो गया। ये वही शीशी थी जिसके कतरों से मैंने अलिशबा की जिंदगी की शमा गुल की थी। मेरा सांस रुकने लगा। ये देख रही हो? उन्होंने वो शीशी मेरी आंखों के सामने लहराई। जिस दिन अलिशबा की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई थी उसी दिन से मुझे शक हो गया था। मैंने डॉक्टर से अलहदगी में बात की थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके जिस्म में ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो कुदरती नहीं है, बल्कि उसे किसी खास मकसद के लिए दिए जा रहे थे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म पत्थर का हो चुका था। वकार साहब, वो तो सिर्फ ताकत की दवा थी। आप गलत समझ रहे हैं। झूठ मत बोलो। वो थाड़े और उनकी आवाज उस वीरान गली में गूंज उठी। जब मैंने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली तो मुझे तुम्हारी अलमारी के पीछे से ये शीशी और वो बाक़ियात मिली जिनसे तुम उस मासूम की जिंदगी छीन रही थी। तुमने दौलत के लिए मेरी इकलौती औलाद, मेरी दुनिया उजाड़ दी।
अगर अलिशबा जिंदा रहती तो हम उस बंगले में बादशाहों की तरह रहते। उसकी जिंदगी ही हमारी पुरतायुश जिंदगी की जमानत थी। मगर तुम्हारी अंधी हवस ने तुम्हें यह समझने ही नहीं दिया कि तुम जिस जड़ को काट रही हो वही तुम्हें साया दे रही है। मैंने उनके पैरों में गिरने की कोशिश की। वकार साहब, मुझे माफ कर दें, मैंने ये सब हमारे लिए किया था। मैं गुर्बत में वापस नहीं जाना चाहती थी। वकार साहब ने नफरत से अपना पैर पीछे खींच लिया। हमारे लिए नहीं रिमशा, सिर्फ अपने लिए। तुमने अपनी ही कब्र खोद ली है। उस लड़की के मरते ही मैं सड़क पर आ गया हूं, लेकिन मुझे इसका दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि मैंने तुम जैसी नागिन को अपने घर में पनाह दी। उन्होंने मेरा बाजू इतनी सख्ती से पकड़ा कि मेरी चीख निकल गई। वो मुझे घसीटते हुए उस झोंपड़ी नुमा मकान के दरवाजे तक ले गए। वकार साहब, रहम करें, मैं इस गंदगी में नहीं रह सकती, मुझे वापस ले जाए। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, मगर उनका दिल अब फौलाद बन चुका था। मैं गरीब जरूर हो गया हूँ रिमशा, लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि अपनी बेटी की जिंदगी छीनने वाली के साथ एक छत के नीचे रहूं। तुमने दौलत के लिए मेरी बच्ची की सांसें रोकी, अब तुम तड़पोगी। अब तुम इन गलियों में रोलोगी जहां से तुम भागना चाहती थी। उन्होंने पूरी कुव्वत से मुझे धक्का दे दिया। मैं उस कच्ची जमीन पर कीचड़ और गलाजत के ढेर पर जा गिरी। मेरा वो रेशमी दुपट्टा मट्टी में लथपथ हो गया। जाओ और अपनी सजा भुगतो। उन्होंने नफरत से मेरे करीब जमीन पर थूका और झोंपड़ी का लकड़ी का बोसीदा दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं वहीं कीचड़ में पड़ी रही। रात का सन्नाटा अब मुझे डरा रहा था। मैंने बैग उठाने की कोशिश की, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं उस महल की मलिका बनने चली थी और अब मैं इस कच्ची बस्ती के कीचड़ में एक मुजरिम की तरह पड़ी थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अलिशबा की रूह कहीं अंधेरे में खड़ी मुझ पर हंस रही हो। उस लकड़ी के बोसीदा दरवाजे के बंद होने की आवाज मेरे कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी। मैं वहीं कीचड़ में बैठी रही। मेरे कीमती लिबास गलाजत में लथपथ हो चुके थे और मेरी रूह पर पड़ने वाले जख्म अब रिसने लगे थे। बारिश की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, जो मेरी आंखों से गिरने वाले आंसुओं के साथ मिलकर मेरे चेहरे को भिगो रही थी। वकार साहब, खुदा के लिए दरवाजा खोले, मैं कहाँ जाऊंगी? इस अंधेरी रात में मेरा कौन है? मैंने पागलों की तरह दरवाजा पीटा, मगर अंदर से सिर्फ खामोशी जवाब दे रही थी। मैंने घुटनों के बल बैठकर अपने उस बैग को देखा जिसमें मेरे ख्वाब बंद थे। वो जेवरात, वो रेशमी जोड़े जिनके लिए मैंने एक मासूम की जिंदगी का सौदा किया था, अब वो सब मेरे लिए बेमायनी थे। मुझे याद आया कि वकार साहब ने क्या कहा था, तुम जिस जड़ को काट रही हो वही तुम्हें साया दे रही है। मुझे अपनी हिमाकत पर रोना आ रहा था। मैंने जिस सोने की चिड़िया को खत्म किया था, असल में वही मेरी अय्याशियों की जामिन थी। काश मैंने लालच ना की होती, काश मैं उस लड़की को जिंदा रहने देती। मैंने हिचकियां लेते हुए सोचा, मैं उस महल की मलिका बनकर रह सकती थी, मगर मैंने खुद अपने हाथों से अपना तख्त जला दिया। काफी देर दरवाजा पीटने के बाद जब मेरी आवाज बैठ गई और जिस्म ठंड से थरथराने लगा, तो मुझे एहसास हुआ कि अब वकार साहब कभी ये दरवाजा नहीं खोलेंगे। उनकी बेटी के तड़पते हुए चेहरे ने उनके दिल को पत्थर बना दिया था। मैंने लड़खड़ाते कदमों से अपना बैग उठाया और उस तंगो तारीख गली से बाहर की तरफ चलना शुरू किया। गली के मोड़ पर खड़े कुछ आवारा लड़कों ने मुझे देखकर आवाजें कसी, ओए देखो शहजादी कीचड़ में कैसे चल रही है। मैंने अपना दुपट्टा सर पर लपेटा और तेज कदमों से चलने लगी। खौफ मेरे आसाब पर सवार था। वो सड़कें जहां मैं कभी गाड़ी में बैठकर बड़ी शान से गुजरती थी, अब मुझे काटने को दौड़ रही थी। हर साए से मुझे डर लग रहा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे अलिशबा मेरे पीछे पीछे चल रही है और हर कदम पर मुझसे सवाल कर रही है, मामा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया था। मैंने हवा में हाथ मारते हुए चीख कर कहा, मैं गरीब नहीं रहना चाहती थी, मुझे इस बदबूदार जिंदगी से नफरत थी। लोगों ने मुड़ मुड़ कर मुझे देखा, शायद वो मुझे पागल समझ रहे थे। मैं चलते चलते शहर के उस हिस्से की तरफ बढ़ रही थी जहां मेरा अपना बचपन गुजरा था, जहां मेरे माँ बाप रहते थे। अब्बा, हाँ, मैं अब्बा के पास जाऊंगी। मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। वो गरीब जरूर हैं, वो टूटे हुए घर में रहते हैं, मगर वो मुझे पनाह देंगे। माँ मेरे आंसू पहुंचेगी, मैं उनसे कहूंगी कि मुझसे गलती हो गई। मैं अब इस पुरानी जिंदगी में खुश रह लूंगी। कम से कम मेरे सर पर कोई छत तो होगी। मेरे पैरों में छाले पड़ चुके थे, जूता टूट चुका था, मगर मैंने चलना नहीं छोड़ा था। मैं उस गरीबी की तरफ वापस जा रही थी जिससे मैंने सारी जिंदगी भागने की कोशिश की थी। वो जेवरात कहाँ गए जिन पर मुझे नाज था? मैंने बैग में हाथ डालकर एक अंगूठी निकाली। उसकी चमक अब मुझे काट रही थी। मैंने गुस्से से उसे सड़क के बीचों बीच फेंक दिया। ये सब मट्टी है, ये सब धोखा था। जैसे जैसे मैं अपने पुराने मोहल्ले के करीब पहुंच रही थी, मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब मैंने वकार साहब से शादी की थी।
और उसके लिए अपने बाप की पगड़ी उछाली थी। जब मैंने माँ की नसीहतों का मजाक उड़ाया था, क्या वो मुझे माफ कर देंगे? मैंने सोचा, हाँ, माँ का दिल तो मोम होता है, वो मुझे रोता देखकर सब भूल जाएगी। अब्बा थोड़ा गुस्सा करेंगे, फिर गले लगा लेंगे। सुबह का उजाला होने को था जब मैं अपनी जानी पहचानी गली के मोड़ पर पहुंची। वही पुरानी दुकानें, वही टूटी हुई नालियां, मगर उस वक्त ये सब मुझे किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि बस अब चंद कदम और फिर मैं अपने घर के बिस्तर पर होंगी और ये डरावना ख्वाब खत्म हो जाएगा। मगर कुदरत ने मेरे लिए जो अंजाम लिख रखा था, उसकी हौलनाकी का मुझे अभी अंदाजा ही नहीं था। मैं जब अपने घर के सामने पहुंची तो मेरे पैर साकत हो गए। सामने का मंजर वो नहीं था जिसकी मैंने तवक्को की थी। सूरज की पहली किरण ने जब आसमान के उफक पर दस्तक दी तो मैं अपने उस पुराने घर के सामने खड़ी थी, जहां से मैंने कभी शहजादी बनने का ख्वाब देखा था। मेरा सांस फूल रहा था, पैरों से खून रिस रहा था, मगर मेरे दिल में एक सुकून था कि अब मैं महफूज हूं। मैंने कांपते हाथों से उस बोसीदा लकड़ी के दरवाजे को छुआ, मगर वो अंदर से बंद ही नहीं था, बल्कि बाहर से एक बड़े और जंगालू तारे ने उसे जकड़ रखा था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने दीवानावार ताले को खींचा और दरवाजा पीटना शुरू किया। अब्बा, माँ, दरवाजा खोले, मैं आ गई हूँ, आपकी रिमशा वापस आ गई है। आवाज गली की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, मगर अंदर से किसी के कदमों की छाप सुनाई नहीं दी। उस शोर की आवाज सुनकर बराबर वाले घर से एक बूढ़े पड़ोसी बाहर निकले। उन्होंने अपनी ऐनक दुरुस्त की और मुझे हैरत से देखा। कौन हो बेटी, और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने मुझे पहचानने की कोशिश की। चाचा, मैं रिमशा हूँ, बशीर अहमद की बेटी। मेरे माँ बाप कहाँ हैं? ये ताला क्यों लगा है? मैंने हाँफते हुए पूछा। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और अफसोस से सर हिलाया। बेटी, बहुत देर कर दी तुमने। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बाप की हिम्मत जवाब दी गई थी। मोहल्ले वालों की बातें और गुर्बत ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। तकरीबन 2 माह पहले वो ये घर बेचकर सब कुछ समेटकर वापस अपने गांव चले गए। गांव? कौन से गांव? मैं चीखी। वो तो नहीं मालूम, बस इतना कहा था कि अब हमारा यहाँ कोई नहीं रहा। वो शहर की ये तल्ख यादें पीछे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। ये कहकर वो वापस अपने घर में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। मैं वहीं उस बंद दरवाजे की चौखट पर बैठ गई। मेरे हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो बैग जिसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई, यानी वो झूठी दौलत और रेशमी लिबास थे, मेरे हाथ से छूटकर कीचड़ में जा गिरा। आज मेरे पास न वो बंगला था, न वकार साहब का सहारा, न वो जायदाद जिसके लिए मैंने इंसानियत का कत्ल किया था, और न ही अब वो गरीब माँ बाप थे जिनकी छाँव को मैंने हकीर समझा था। बारिश अब तेज हो चुकी थी। मैं बाहर कीचड़ में गिरी रोती रही, पीटती रही, लेकिन वो ताला नहीं खुला। रात के उस पहर मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं थी। मैंने अपने मैले हाथों को देखा जिनसे मैंने इस मासूम बच्ची को वो मोहल्ले कतरे पिलाए थे। मुझे एहसास हुआ कि वकार साहब ने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे उससे भी बड़ी सजा दी थी, जीते जी मरने की सजा। मैं रोते हुए वापस मुड़ी, मगर सामने सिर्फ अंधेरी सड़कें थी जिनका कोई अंजाम नहीं था। अब मैं खाली हाथ सड़क पर खड़ी थी। न शौहर था, न दौलत, और न ही माँ बाप का साया। ये मकाफात अमल था जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। कुदरत का हिसाब कितना बेलाग होता है। मैंने सोने का महल पाने के लिए जिस मासूम की जिंदगी का चिराग बुझाया था, उसी अंधेरे ने आज मुझे हमेशा के लिए निकल दिया था। लालच वो दलदल है जिसमें इंसान जितना ज्यादा कदम निकालने की कोशिश करता है, उतना ही धंसता चला जाता है। शॉर्टकट से हासिल की गई कामयाबी महज एक शराब होती है जो करीब आने पर सिर्फ रेत साबित होती है। जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, मगर जमीर का सुकून और अपनों का मान एक बार टूट जाए तो फिर दुनिया की तमाम दौलत मिलकर भी उसे वापस नहीं ला सकती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।